ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूनिया जी, राजस्थान में भाजपा की क्या तैयारियां हैं आने वाले इलेक्शंस को लेके? मेरा इशारा है कि यूपी और उत्तराखंड की हार से हम क्या सीखें राजस्थान में। उत्तराखंड और यूपी की राजनीतिक परिस्थितियां राजस्थान से लगभग अलग हैं। 90 के दशक के बाद में राजस्थान में दो राजनीतिक ताकतों का ध्रुवीकरण हुआ, कांग्रेस और बीजेपी के रूप में। उससे पहले जनता दल का थोड़ा वजूद था और उससे पहले लगातार कांग्रेस का एक छत्र राज यहाँ रहा है। लेकिन उस राज के मुकाबले कांग्रेस के विरोधी विचार इकट्ठे हुए और उसमें जनसंघ की बहुत बड़ी भूमिका रही और भैरों सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में जनसंघ ने लगातार प्रगति करी और बीजेपी के रूप में यहाँ एक सशक्त विकल्प राजस्थान के लोगों को मिला। उस विकल्प ने राजस्थान में सुशासन और विकास की दृष्टि से लोगों के बीच में एक उम्मीद जगाई। हमारे बारे में ये कहा जाता था कि हम शहरों की या चंद बिरादरियों की पार्टी हैं, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में नेटवर्क के मुकाबले, कैडर के मुकाबले, बीजेपी के मुकाबले आज कोई दूसरा दल नहीं है। इसलिए पार्टी का संगठन, उसका विचार और नेटवर्क, ये बीजेपी को कहीं 21 रखता है दूसरे दलों के मुकाबले। और इन 3.5 सालों में इस सरकार की, गहलोत सरकार की 3.5 सालों की, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार की 3.5 सालों में जो परफॉर्मेंस रही है, अब उसको परफॉर्मेंस तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा वो कोई सकारात्मक दृष्टि से नहीं है। उसका जो नेगेटिव पक्ष है वो राजस्थान के हाई कोर्ट ने किसी एक मसले में, मुझे लगता है कि एक लाइन में उस टिप्पणी को यहाँ उल्लिखित करूंगा तो उचित रहेगा कि राजस्थान की अब तक की सबसे निकम्मी और कमजोर सरकार है और इस सरकार को एक भी दिन सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें सब चीजें आ जाती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप हमारे लिए एक सहूलियत पैदा करी है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की कमजोरी पर नहीं जाना चाहते। हमारी अपनी विशेष तैयारियां हैं और उसकी हमने कवायद शुरू कर दी है। जनसंघर्ष अभियान जो आप 7 जून से लेकर 22 जून तक चला रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ ये रहेगा कि कांग्रेस की कमियों को उजागर करना, या हम ये दिखाएंगे कि भाजपा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव क्यों है? निश्चित रूप से दोनों ही मुद्दे हैं। बीजेपी आम लोगों की नजर में एक अच्छा विकल्प है सत्ता के लिए और लोगों ने इसको स्वीकार भी कर लिया। और अनौपचारिक बातों में कांग्रेस के सत्ताधारी दल के विधायक से लेकर कर्मचारी से लेकर व्यापारी से लेकर मजदूर तक सबकी जुबान पर यह है कि बीजेपी का शासनकाल जो वसुंधरा जी के कार्यकाल में रहा अपेक्षाकृत बहुत अच्छा था, विकास हुआ, लोगों की उम्मीदें पूरी हुई और लोग उसको कंपेयर करते हैं इस शासनकाल से। लेकिन जैसे इतना पैसा लगाया गया रूरल डेवलपमेंट में, और वो तो एक आपका अपना रिसर्च टॉपिक भी रहा है, तो क्या वो पैसा वहां नहीं पहुंच रहा? स्कीम्स तो बहुत है। मैं जब अक्सर कई बार गांव में जाता हूं, तो अभी कल ही भरतपुर जिले में था, तो सारे ग्राम विकास के पंचायतों में काम ठप पड़े हुए हैं। सरपंच जैसी एजेंसी है वो बहुत निराश है। जिस तरीके से बजट का एलोकेशन होना चाहिए था, उसके बाद उसका ठीक तरीके से वो लगा कि नहीं लगा, तो मुझे जो अब भी आज भी नजर आता है, बहुत पुराने लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के राज में, ये तो खुद राजीव गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था कि वो 100 पैसे भेजते हैं और 20 पैसा पहुंचता, 80 पैसा कहीं गायब हो जाता है। तो कमोबेशी आज वही स्थिति यहाँ आज भी है। तो ऐसे बहुत सारे मसले, शिक्षा के, सड़क के, पेयजल के, स्वास्थ्य के, बिजली के। राजस्थान में मुझे लगता है कि बिजली तो अब एक जुमला सी हो गई कि किसी मरीज ने बिजली का किसी को झटका लगा और उसने फोन किया डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब बिजली का करंट लगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने बड़े ताजुब से कहा, बोला अच्छा बिजली आ रही है क्या तुम्हारे? यानी बिजली एक जुमला हो गया कि आती है कि नहीं आती है। प्राइस राइज के अगेंस्ट आप लोगों ने बंद भी किया, बहुत कीमतें बढ़ी भी हैं, खास करके पेट्रोल की। अगर भाजपा की सरकार होती तो आप इसको कैसे कंट्रोल करते, या अब जब आप आएंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे लगता है कि अपने यहाँ जो आर्थिक नीतियां हैं, वो चाहे प्रदेश की हो देश की हो, उसके बीच में एक असंतुलन है और बहुत एक असंतुलन का पिछले दिनों बड़ा नायाब उदाहरण देखने को मिला कि प्लानिंग कमीशन शहरी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ये 32 रुपए में जीवन यापन करेगा, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी 26 रुपए में करेगा। बड़ा एक विसंगति है इसमें। अभी एक मुद्दा पिछले दिनों चल रहा है, मैं देख रहा था, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया उसकी सफाई दे रहे थे कि प्लानिंग कमीशन के टॉयलेट्स के रिनोवेशन के लिए 35 लाख रुपए खर्च किए गए। तो मुझे लगता है मानसिक विसंगति एक किस्म की सामने को दिखनी पड़ती है। किसी भी प्रदेश की वहाँ के भौगोलिक आधार पर, उनके सामाजिक आधार पर, उनके संसाधनों के आधार पर उसका ठीक प्रकार से वितरण और उन रिसोर्सेज को लोगों के लिए ठीक तरीके से प्लानिंग किया जाना। पर मुझे लगता है कि इसमें योजना में और खर्चे में और उसकी भ्रष्टाचार की रोकथाम में इसमें एक किस्म का असंतुलन है जो ये सरकार लेकिन क्या नहीं कर भाजपा पाई। ने कोई कॉन्क्रीट प्लान बनाया है इसके लिए? क्योंकि देखिए
अगर इन मुद्दों पे आप लोग पावर में आएंगे अगर, तो लोगों को वही उम्मीद आपसे होगी, और अगर भाजपा भी खरी नहीं उतरी तो फिर इट इज अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये तो प्रूव किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि देश का जो सब विदेशी मुद्रा का भंडार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा उनके यहाँ था। रुपए का अवमूल्यन जिस तरीके से हुआ है, रुपए की और आदमी की दोनों की कीमत इस सरकार में गिरी है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो हमारे उस समय की जो विदेश नीतियां, जो अर्थनीतियां थी, उन्होंने एक संतुलन रखा इस आर्थिक संसाधनों के आधार पर भी और देश की नीतियां कैसे चलें उसके आधार पर भी। लेकिन वर्ल्ड वाइड रिसेशन को भी आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल कोई भी देश अछूता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस समय वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय पूरी दुनिया में मंदी थी, लेकिन हिंदुस्तान की जो एक बहुत बड़ी आर्थिक संसाधन जो है, उसका मानव संसाधन है, एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा उस मंदी का दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में सब जगह असर हुआ, बड़ी खलबली मची। मल्टीनेशनल्स हिंदुस्तान में बंद हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की कंपनियां विदेशों में फल फूल रही थी। ये इस देश की जो उस समय की मौजूदा सरकार थी या उस समय के मौजूदा जो अर्थशास्त्री थे, पर यहाँ तो बड़ी विचित्र सी बात है कि देश का प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री है और उसको कई बार लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो कहते हैं वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन सोनिया जी से पूछने में क्या हर्ज है। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति रिमोट से चलता हो, जो देश की नीतियों को समझता नहीं हो, और मुझे लगता है कि एयर कंडीशन कमरों में बनी हुई नीतियां इस देश का भला नहीं कर सकती जब तक जमीनी तौर पर। लेकिन जिस तरीके मुझे आप एक बात बताइए कि क्या भाजपा को ऑपोजिशन के इसमें कोई रोल नहीं है? एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन आप कहीं ये बातें नहीं उठाते? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आपने जिक्र किया बंद एक इस किस्म की प्रतिक्रिया थी, बीजेपी ने उसको लीड किया, हमारे पूरे वर्कर्स ने लगे, और उस मुद्दे पर एक लोक जागरण की जरूरत थी जो हमने करी जी। संसद और विधानसभा में जिस किस्म से हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने जो परफॉर्मेंस रही, मुझे अभी कल ही भरतपुर के किसान बता रहे थे कि यदि सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में गेहूं की खरीद पर वहां हल्ला नहीं करती और मजबूती से पक्ष नहीं रखती, तो राजस्थान के किसानों का, गंगानगर के और भरतपुर के किसानों ने बताया कि यहाँ के गेहूं की खरीद बिल्कुल नहीं होती, सरकार की मंशा नहीं थी, उनको बारदाना नहीं मिला, उनकी पेमेंट की सुविधाएं नहीं थी। वो किसानों का आज भी फिर आए, कोटा में बारिश हुई तो लाखों टन गेहूं बर्बाद हो गया किसानों का। तो विपक्ष के नाते जिस मुद्दों पर मजबूती के साथ बीजेपी ने लीड किया है, मुझे लगता है कि मैं उससे संतोष व्यक्त कर सकता हूं। जनता की एक अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली इस बंद के समर्थन के बाद में। पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया जनसंघर्ष अभियान के रूप में, 7 से 22 जून तक चलेगा, और ये जून का महीना ऐसा है जो देश को याद दिलाता है, मुझे लगता है नई पीढ़ी को तो नहीं, लेकिन जो मिडिल एज के लोग हैं उनको आपातकाल के उन दिनों की याद दिलाता है। और वो अवसर है कि 22 जून को देश में आपातकाल लागू हुआ था और 22 जून को पार्टी फिर से जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रही है। इंदिरा गांधी तो आपकी हीरो हैं, आपकी आइडल हैं? नहीं, मैं उनकी जो पार्टी के तौर पे नहीं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से जो उनकी खूबियां थी नेतृत्व के बारे में, देश में जिस तरीके से उन्होंने एक स्वाभिमान को जागृत किया, मैं उसको रिजेंबल करता हूं वाजपेयी जी के परमाणु पोखरण से। और उस समय इंदिरा जी के समय भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश को बनाने में जिस तरीके से देश का स्वाभिमान उन्होंने ऊंचा किया, तो स्वाभाविक रूप से जो इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटी थी वो इंदिरा जी में थी। इसलिए मैं उनको एडमायर करता हूं कुछ मसलों में। बाकी जो पार्टी से रिलेटेड जो नीतिगत मसले हैं वो अपनी जगह, पर निश्चित रूप से वो मेरी पसंद है। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने।